चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेटलर्जी पढ़ रहे हैं अपन, है ना। जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स या मेटल्स। लेक्चर 1 देख चुके हैं। लेक्चर 2 में अपन ने 2.1 2.2 बनाया था, वो देख लिया। तो अपन ने बेसिकली बात कर ली थी कहाँ तक साहब। नॉर्मल बातें अपन ने कर ली थी। अपन पहले प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं सारी। ये एक नॉर्मल प्रोसेसेस है। उसके अलावा मैंने आपको बोला था कि सभी मेटल्स के जो ओर हैं, मिनरल्स है, वो याद करना है ना। तो आज अपनी जो आखिरी प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन, वो बचेगी। उसके बाद फिर अपन इंडिविजुअल मेटलर्जी करेंगे कि साहब आयरन की मेटलर्जी क्या है, कॉपर की क्या है, जिंक की क्या है। तो आज अपन चालू करते हैं दोस्तों। प्यूरिफिकेशन की बातें अपन करेंगे। बट अच्छा, पिछली क्लास में अपन ने एलिंगम डायग्राम पूरा नहीं करा था, है ना। तो एलिंगम डायग्राम को पहले पूरा करें। जितना हो गया उसको मैं जल्दी से स्किप कर दूंगा, है ना। तो लेक्चर 3 एलिंगम डायग्राम बेसिकली बात कर रहे थे अपन। ठीक है, तो एलिंगम डायग्राम बेसिकली क्या बताता है। एलिंगम डायग्राम रिप्रेजेंट द कर्व, द ग्राफ ऑफ डेल्टा जी वर्सेस टी, है ना। डेल्टा जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन या फिर स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ द रिएक्शन वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। बातें कर चुके थे। साइंटिस्ट का नाम है एच जी टे एलिंगम, दैट डजंट मैटर। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के ग्राफ से अपन उसको कंपेयर कर चुके थे, है ना। अपन ने बोला था जो स्लोप है, स्लोप है वो क्या होगा, माइनस डेल एस होगा। ये सब चीजें अपन बातचीत कर चुके थे। और जो इंटरसेप्ट है वो होगा डेल्टा एच। तो इन सब चीजों को अपन डिटेल में रिपीट नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, जो आगे का पता है, आगे की बातें हैं, वो अपन यहाँ पर बातें करेंगे, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स बताता है ये किसके, किसी भी मेटलर्जिकल रिएक्शन के गिब्स फ्री एनर्जी, फिर इन जनरल किसी रिएक्शन के थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियसिटी इज डिसाइडेड बाय डेल्टा जी। ये सब कर चुके हैं इसलिए मैं इसको जल्दी कर रहा हूँ। ये अपन ने बात कर चुके हैं ना, सारी की सारी कर चुके हैं। किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी नेगेटिव के लिए या तो डेल्टा एच नेगेटिव हो, या तो डेल्टा एच बहुत ज्यादा हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये इन जनरल रिएक्शन है। इन रिएक्शंस में क्या होता है दोस्तों, गैस से सॉलिड बन रहा है तो एंट्रोपी कम हो रही है, एंट्रोपी कम हो रही है ना। गैस से सॉलिड बन रहा है तो एंट्रोपी कम हो रही है, तो एंट्रोपी नेगेटिव है। एंट्रोपी नेगेटिव है तो इनका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा एच। तो एंट्रोपी नेगेटिव है तो इनका स्लोप पॉजिटिव जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से बोलो तो इट इज अ टाइप ऑफ कंबशन रिएक्शन। ऑक्सीजन के साथ बर्निंग ऑक्साइड बनाना, इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ काइंड ऑफ कंबशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक होती है सब। ठीक है, तो डेल्टा एच तो नेगेटिव है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा एस। ये भी पहले बात अपन कर चुके हैं सारी की सारी, जस्ट फॉर रिवीजन। ठीक है, हाँ, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, वैसे टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, और ये वाली जो स्पेसिफिक रिएक्शन है, यहाँ पे एक गैस से दो गैस बन रहा है पूरी मेटलर्जी में। जितने भी आपके एलिंगम डायग्राम दे रखे हैं, ये एकमात्र ऐसी रिएक्शन है जो थोड़ी सी अलग है, जहां पर एक मोल गैस से दो मोल गैस बन रहे हैं। तो साहब एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव है। डेल्टा एस पॉजिटिव तो स्लोप इज माइनस डेल्टा एस, तो स्लोप नेगेटिव है। तो आप जितने भी एलिंगम डायग्राम से कर्व देखोगे, एक लाइन ऐसी दिखेगी बस, ऐसे ऐसे आती हुई, वो इसकी होगी, सी से सीओ बनाने की। बाकी सारी लाइन ऐसी जाएंगी। ठीक है, तो ये सब है। ये सब बातें कर चुके हैं, तो इसको अपन हटाते हैं। ओके, ये क्या है, हाँ, यहाँ पर एक मोल गैस से एक मोल गैस बन रही है, तो डेल्टा एस ना के बराबर है, तो स्लोप निग्लिजिबल के बराबर है। तो ऐसी सीधी सादी कर्व आएगा इसमें, ये भी बात करी थी, है ना। चलिए, सीधा साधा कर्व आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। एलिंगम डायग्राम रिप्रेजेंट्स, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, चेंज ऑफ डेल्टा जी विद टेम्परेचर, है ना। अब इसमें भी अपन ने बहुत सारी बातें कर ली थी, फीचर्स में भी, बट फिर भी देखते हैं चलो क्या है। तो पहली चीज ये है कि डेल्टा जी और टी को ये सिग्निफाई करता है, इसके रिलेशन को ये सिग्निफाई करता है। ये कर्व ऐसा क्यों आया, क्योंकि इसके एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी पॉजिटिव है तो स्लोप नेगेटिव, और जितने भी कर्व्स आएंगे सब ऐसे ही आएंगे, एक को छोड़ के। ठीक है, मतलब और एक नॉर्मल वाला आएगा। देखो इसकी एंट्रोपी अलग थी, तो ये सब आपको दिखेंगे अलग अलग कर्व है। ये जो पॉइंट है वो क्या दर्शाता है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले ये सब कर्व देख लें। और मैंने पिछली क्लास में आपको एक होमवर्क दिया था गिब्स इससे रिलेटेड, मैं एलिंगम डायग्राम से रिलेटेड, तो पहले उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सारे कर्व्स हैं दोस्तों, ये सारे कर्व्स हैं। जनरली कर्व ऊपर जा रहे हैं, बट ये C प्लस O2 2CO का कर्व नीचे आ रहा है, क्योंकि इसकी एंट्रोपी पॉजिटिव है तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा। ये चीज है। दूसरी चीज जो सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कि इसका यूज क्या है। इसका यूज है रिडक्शन प्रिडिक्ट करने में। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि शायद पहले लिखाया हो या नहीं लिखा हो, या पहले जो होमवर्क दिया था उसको मैं डिस्कस करूंगा। पहले एक पॉइंट लिख लूं,
नीचे वाला मेटल या फिर नीचे वाला एलिमेंट, नॉट नेसेसरीली मेटल, नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा या कर सकता है। इसका वाइस वर्सा ट्रू है क्या? मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा है कि नीचे वाला जो एलिमेंट है वो ऊपर वाले के ऑक्साइड को इजीली रिड्यूस कर सकता है। उल्टा सही है क्या कि ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले के ऑक्साइड को रिड्यूस करे? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था और इसका होमवर्क भी दिया था, तो मेरे को होमवर्क एग्जैक्टली याद नहीं, मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे नीचे वाला एलिमेंट है, सपोज Mg है, क्या Mg Zn के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है क्या? तो वी हैव टू चेक फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन कि क्या नीचे वाला जो ऑक्साइड है, क्या सॉरी नीचे वाला जो एलिमेंट है वो ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है कि नहीं। वी हैव टू चेक फिजिबिलिटी। तो ZnO प्लस Mg रिडक्शन हो सकता है कि नहीं, Zn प्लस MgO, देखते हैं ये पॉसिबल है कि रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट। ठीक है, तो ये चेक करना है। तो ये किस किस से मिलके बनी होगी? पहली चीज ये वाली रिएक्शन सीधी सीधी ली होगी क्या? देखो 2 तो ठीक है, इन सबको मैं आधा आधा कर दूंगा तो वो सब लोड मत लेना, ठीक है। 2 वगैरह तो ठीक है, इसको भी मैं आधा कर देता हूँ। तो एक तो ये रिएक्शन को मिलके बनी होगी, कलर बदल देते हैं, Mg प्लस हाफ O2 गिव्स MgO। तुम बोलोगे सर उससे डेल्टा G भी आधा हो जाएगा, वो सब फर्क नहीं पड़ता उन सब चीजों से, डेल्टा H होता है पर उन सब से फर्क पड़ेगा भी नहीं। एक ही रिएक्शन ये हुई होगी और दूसरी इसकी उल्टी रिएक्शन हुई होगी कि ZnO गिव्स Zn प्लस हाफ O2। इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया होगा, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया होगा, तो ये जब आप हाफ O2 से हाफ O2 कैंसिल हो जाएगा तो Mg प्लस ZnO गिव्स MgO प्लस Zn बना होगा। तो सर ये तो हो गई, अब ऐसे हो गई नहीं देखते हैं, फिजिबिलिटी देखते हैं, ठीक है। तो पहली चीज इस रिएक्शन के लिए Mg से MgO बनाना है, तो उस रिएक्शन के लिए डेल्टा G क्या है? उस रिएक्शन के लिए डेल्टा G सपोज, सर वो तो वैल्यू मालूम नहीं है, सपोज कर लो -1100। सर वो तो आधा करा है, अरे सबको डबल कर लो यार, उससे फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी, पॉजिटिव नेगेटिव की बातें चल रही है, ठीक है। तो पहली Mg से MgO बनाने के लिए जो डेल्टा G है वो सपोज मान लो माइनस, तुम बोलोगे सर 1150 है, ठीक है ना यार, वो -1200 भी मान लो तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, -1200 मान लो मैं, ठीक है। तो Mg से MgO बनाने के लिए इस रिएक्शन का डेल्टा G है -1200, और ZnO से Zn बनाने के लिए ZnO से Zn उल्टा चलना पड़ेगा। Zn से ZnO बनाने के लिए सपोज ये -650 है, सर इसको भी लो, अरे यार क्या फर्क पड़ना उससे, सपोज ये -650, ठीक है। तो Zn से ZnO बनाने में -650 डेल्टा G नेगेटिव है ना। तो ZnO से Zn बनाने में उसका उल्टा होगा, तो 650 प्लस 650। तो जब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे, तुम बोलो सर आधा आधा तो करे ही नहीं, अरे आधा आधा भी कर दो, इन रिएक्शन को जब ऐड करोगे तो ओवरऑल नेगेटिव में आएगा, ओवरऑल नेगेटिव में आएगा। तो ओवरऑल अगर इन दोनों रिएक्शन को ऐड करके नेगेटिव में आ रहा है तो रिएक्शन इज फीजिबल, रिएक्शन इज फीजिबल, ठीक है। तो जो नीचे वाला मेटल है, नीचे वाला मेटल ऊपर वाले के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। सर उल्टा करके देखो, करके देख लो भाइयों बहनों, उल्टा करके देख लो, ठीक है। अब सोचो कि सर जगह तो नहीं है, बट जगह ठीक है, बना लेते हैं, जगह तो बनानी पड़ती है दोस्तों जिंदगी में, है ना। तो उल्टी रिएक्शन की बात करें, क्या 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 Zn जो है वो Mg के ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा? हंस रहा होगा, अच्छा बोले सर ये तो उल्टा ही हो जाएगा ना, नहीं करो। तो इसमें कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हुई होगी दोस्तों? Zn प्लस हाफ O2 गिव्स ZnO इन्वॉल्व हुई होगी, और दूसरी रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व हुई होगी? MgO गिव्स Mg प्लस हाफ O2, ठीक है ना। Zn प्लस हाफ O2 गिव्स ZnO, Zn प्लस हाफ O2 गिव्स ZnO की रिएक्शन के लिए इसका था -650 डेल्टा जी, और Mg होगी प्लस Mg प्लस O2, तो Mg प्लस O2 की -1200 मानी थी, तो MgO से MgO O2 बनाना है तो +1200, तो साहब इसका तो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, और ओवरऑल अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो इट इज नॉट फीजिबल, ठीक है। तो जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो नीचे वाले का ऑक्साइड को फिजिबल रिड्यूस नहीं कर सकता है, बट जो नीचे वाला एलिमेंट है, लिख लो बहुत अच्छे से लिख लो, जो नीचे वाला एलिमेंट है, नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले का ऑक्साइड को आसानी से रिड्यूस कर देता है। अब तुम एक और प्रश्न पूछोगे, इसको लिखो, मिटा रहा हूं,
एक और प्रश्न पूछोगे सर, अगर सपोज मानो अपने को ZnO को रिड्यूस करना है, ठीक है, अगर सपोज मानो अपने को ZnO को रिड्यूस करना है तो बेटर कौन होगा, Al बेटर होगा कि Mg बेटर होगा? तो एक चीज याद रखना, अभी अपन ने देखा कि ओवरऑल वैल्यू जो आ रही नेगेटिव आ रही है। अब डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव आएगी उतनी ज्यादा रिएक्शन फीजिबल होगी। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपकी जेई मेंस में, ये एडवांस लाइव क्वेश्चन नहीं है, जेई मेंस लाइव क्वेश्चन है कि सपोज ये मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड है ना, मेटल प्लस O2 गिव मेटल ऑक्साइड बन रहा है और इसको रिड्यूस करना है। तो ये A B C और D कलर यार, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। A B C D में से बेस्ट कौन होगा? तुम बोलोगे सर बेस्ट वो होगा जो सबसे नीचे होगा। सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे कौन है? B। तो क्या हमेशा B बेस्ट होगा? नहीं दोस्तों, इस टेम्परेचर तक B बेस्ट है, इस टेम्परेचर तक उसको रिड्यूस करने के लिए B बेस्ट है, और उस पर्टिकुलर ये जो टेम्परेचर मिल रहा है इस टेम्परेचर के बाद D बेस्ट है। ठीक है, पहली चीज। सर आपने टफ क्वेश्चन पूछ लिया, बिल्कुल टफ पूछ लिया। वो जेई मेंस वाला क्या करेगा, सीधे सीधे लाइंस देगा तो बोल देना जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे बेस्ट है, सीधा सा सवाल है सर। ठीक है, स्लोप और डेल्टा एज मैं पहले बता चुका हूं तो उन चीजों को रिपीट नहीं कर रहा। अब तुम बोलोगे सर यही बेस्ट है, तो अपने को तो सभी को Mg से रिड्यूस कराना चाहिए। अपन आयरन को कार्बन से क्यों रिड्यूस कराते हो? सर बेस्ट फीजिबल रिएक्शन तो Mg वाली होती है, Mg के साथ रिड्यूस कराओ। मैंने बोला भाई बोल तो तू सही रहा है, बट जहां जिंदगी में सिर्फ फिजिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, मेरे को तुम स्विट्जरलैंड ले जाओ तो आई एम मोर फीजिबल। अबे तो भैया इकोनॉमिक सेंस भी तो कुछ होता है ना, मतलब वहां जाओगे वीजा वीजा और जो भी लगता हो, पैसा वैसा भी होना चाहिए, सब होना चाहिए। तो साहब फीजिबिलिटी इज नॉट एवरीथिंग, फीजिबिलिटी इज नॉट एवरीथिंग। इकोनॉमिकल वैल्यूएबिलिटी, क्या क्या गंदा वर्ड बोला मैंने, इकोनॉमिकल वायबिलिटी तो इकोनॉमिक्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सस्ती भी होनी चाहिए स्टेप, है ना। तो मैग्नीशियम रिडक्शन सर सबसे फीजिबल लग रहा है हमको, तो कर देते हैं धम धम धमाधम। अबे नहीं दादा, मैग्नीशियम रिडक्शन, एल्यूमिनियम रिडक्शन, ये सब बहुत महंगे पड़ते हैं। तो वहां पे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का कंजम्पशन होगा, तो पहले उनको रिड्यूस करवा के उनका प्योर फॉर्म लाके इससे रिड्यूस कराओगे तो पैसे बहुत लगते हैं। कार्बन, अरे कार्बन तो कोयला है, कोक है, कहीं से भी मिल जाता है। कार्बन रिडक्शन इज वन ऑफ दी इकोनॉमिकल प्रोसेस, इसलिए अपन जहां तक संभव हो, रिडक्शन में भी पढ़ा है, मैं उसको समझा रहा हूं, अपन ने जहां तक संभव हो कार्बन रिडक्शन कराने की कोशिश करी थी, या तो कार्बन रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन या हाइड्रोमेटलर्जिकल या पायरोमेटलर्जिकल ये कराने की कोशिश करी थी। अपन नहीं चाह रहे थे कि अपने को इलेक्ट्रोमेटलर्जी पे जाना पड़े या एल्यूमिनियम रिडक्शन पे जाना पड़े, क्योंकि वो महंगे थे। ठीक है, बट सपोज सर क्रोमियम ब्रोमियम, क्रोमियम ब्रोमियम सपोज कहीं यहाँ पे आते हैं, क्रोमियम मैंगनीज ये सब यहाँ पर आते हैं, सही कहीं ना कहीं, ठीक है। तो क्रोमियम मैंगनीज ये लोग यहाँ पर आते हैं, तो इसको आप कार्बन से रिड्यूस नहीं कर पाओगे क्योंकि उसका डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, तो इनको मजबूरन आपको एल्यूमिनियम से रिड्यूस करवाते हो। मैग्नीशियम से भी करा सकते हो, क्रूल्स प्रोसेस होती है, बट वो अपने सिलेबस में इतनी नहीं है ना। तो इसको जो क्रोमियम है, जो मैंगनीज है, उनको एल्यूमिनियम से रिड्यूस करवाते हो, सीधा सा गणित है। कार्बन से आप नहीं करा सकते। एक और प्रश्न बनता है जो मैंने अभी बताया, सर कई बार दिया रहता है, कई बार दिया रहता है कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में से कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है? तो एक चीज याद रखना, टेम्परेचर डिपेंडेंट चीज होती है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है इस टेम्परेचर तक, ये नीचे है, और इस टेम्परेचर के बाद ये नीचे है ना, या फिर ये नीचे है, कोई सो भी आप करा लो। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, वो 710 डिग्री होता है जहां तक मेरे को याद है, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद कार्बन इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो ये चीज अपन मेटलर्जी ऑफ आयरन में यूज करेंगे क्योंकि कर्व्स कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट हो रहे हैं, तो ये सब कंसेप्ट भी मैं सिखा चुका हूँ, है ना। अब एक और कंसेप्ट सिखाते हैं दोस्त, कंसेप्ट की दुनिया है जी एडवांस में। तुम बोलो मेटलर्जी पता है, तुम देखो अपनी एनसीईआरटी में, तुम देखना मेटलर्जी में उन्होंने आयरन के बारे में, कॉपर जिंक के बारे में इतना इतना इतू इतू सा दे रखा है। रिफाइनिंग पढ़ोगे तो डिस्टिलेशन के बारे में 3 लाइन बस, लिक्वेशन 3 लाइन बस, इतना इतना सा दे रखा है। और उन्होंने एलिंगम डायग्राम एकदम भर भर के 3 एक पेज दे रखे हैं, और अपन वो एलिंगम डायग्राम ही नहीं पढ़ते हैं एनसीईआरटी में से। अरे भैया पढ़ना है इसलिए दे रखे, समझ नहीं पड़ते, देखो समझ नहीं पड़ते। आपका थर्मोडायनामिक्स क्लियर होना चाहिए और आपने कहीं ना कहीं का वीडियो देखा होना चाहिए, तब आपको एनसीईआरटी के एलिंगम डायग्राम की लाइन समझ पड़ेगी, अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो अपन जैसे, है ना। तो दोस्तों और चीजें हैं एलिंगम डायग्राम में, ये पॉइंट क्या इंडिकेट करता है, ये पॉइंट क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। यहां से तो सर नॉर्मली कर्व बढ़ रहा है, नॉर्मली एंट्रोपी कम हो रही थी। देखो यहाँ पर देखो MgO सॉलिड से O2 गैस रिएक्ट करके MgO सॉलिड बन गया, ठीक है। तो एंट्रोपी जो थी, एंट्रोपी बढ़ रही है,
गैस से सॉलिड बना, एंट्रोपी कम हो रही थी, इसलिए इसलिए कर्व ऐसा जा रहा था क्योंकि माइनस डेल्टा एस इज स्लो। अब यहाँ के बाद क्या होने लगा, यहाँ के बाद क्या होने लगा, एकदम जब स्टीप कर्व आ जाए, एक चीज समझना, जब स्टीप कर्व आ जाए एकदम स्टीप, मतलब समझ रहे हो, रास्ते में चलते चलते कहीं मुड़ जाए एकदम, तो स्टीप कर्व आ जाए मतलब दोस्तों कि इस MgO सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अचीव हो चुका है, इस MgO सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अचीव हो चुका है, अब वो लिक्विड स्टेट में जाना चाह रहा है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि सपोज एक कर्व है मेरा, है ना, ये मेटल का कर्व है। सर आपने तो दो दो स्टीप पॉइंट बना दिया, तो अपन थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ेंगे, थोड़ा सा और पढ़ेंगे मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर जो MgO है वो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, अब यहाँ पर एकदम स्टीप हो गया तो मतलब अब मेल्टिंग पॉइंट अचीव हो चुका है, अब यहाँ पर ये लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। अब ये लिक्विड स्टेट के बाद फिर से स्टीप कर हुआ, और उस लिक्विड से भी स्टीप कर होगा, मतलब क्या है, तो गैसेस में पहुंच गया, बिल्कुल। तो अब ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इज अचीव, और उसके बाद फिर वो गैसियस स्टेट में पहुंच जाएगा। तो जो स्टीपर कर्व्स के जो वर्टेक्सेस आए, ये पहला मेल्टिंग पॉइंट होगा, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये चीज याद रखना। एग्जाम पे क्वेश्चन बनता है इस पे। ठीक है दोस्तों, लिखिए इसको, क्योंकि एकदम स्टीप चेंज आ रहा है, एकदम सडन चेंज आ रहा है स्टीप में। ठीक है दोस्तों, मैं हटा रहा हूँ इसको। चलिए आगे बढ़े हुए थोड़ा सा और, पता नहीं क्या लिखा था यहाँ पर, देयर इज सडन चेंज इन स्लोप फॉर सम मेटल ऑक्साइड लाइक ढंढन, जो मैंने अभी बताया है ना, वही चीज है ये। MgO ZnO एंड HgO का है, HgO हो रहा है ना, फॉर फ्यू मेटल ऑक्साइड, और द ग्राफ इज एट अपर पार्ट इन एलिंगम डायग्राम, बहुत ऊपर है एलिंगम डायग्राम। तो क्या करें, इसका एक और मतलब समझाता हूँ दोस्तों, ये बहुत ऊपर है ना, ये जीरो से नीचे चल रहा है कर्व, ये बहुत ऊपर है ना, मतलब ये जो Ag से Ag2O बनने की रिएक्शन है बहुत स्पॉन्टेनियस है, अबे नहीं, बहुत ही कम स्पॉन्टेनियस होना ही नहीं चाहती। जितना ज्यादा डेल्टा G नेगेटिव उतनी ज्यादा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। Mg के ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी बहुत ज्यादा है, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है आपने। Ag की ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी बहुत कम है, तो Ag अकेले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहेगा, बोले नहीं साहब तौबा तौबा, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, है ना। तो इसकी एफिनिटी बहुत कम है, बहुत ऊपर है। Ag Hg, इसलिए बोलते हैं कि Ag और Hg जनरली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Ag2O वगैरह नहीं बनाता है, बट उल्टी रिएक्शन बहुत अच्छी होती है। ठीक है, Ag2O HgO पायरोमेटलर्जी में पढ़ा है, इनको जब हीट करो तो शॉक से ये अपना एलिमेंटल मेटल देते हैं, बट अगर MgO को हीट करो तो बहुत हाई टेम्परेचर तक वो अपना एलिमेंट देगा ही। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि वो मर जाएगा, मतलब वो पिघल जाएगा फिर भी अपना एलिमेंट नहीं देगा, अधिकतर बार, कई बार ऐसा होता है। बट Ag2O HgO से बोलो थोड़ी सी हीट ले लो, हीट ले लो, एलिमेंट दोगे क्या, बोलेंगे हाँ हाँ हीट तो जरा हम एलिमेंट देंगे। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है ना, सीधा सा गणित है। चलिए, द ग्राफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CO स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, ये पढ़ा हुआ है, क्योंकि इसकी जो एंट्रोपी है वो अलग तरीके से चलती है, एंट्रोपी बढ़ रही है तो स्लोप नेगेटिव होगा। ग्राफ फॉर द फॉर्मेशन, डन डन डन, तीन चार बार यही चीज है, क्योंकि जो उसका स्लोप है वो नॉर्मल है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर आ रहा था। ठीक है, चलिए, तो ये लिंगम डायग्राम के बहुत सारे वो दे रखे हैं। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप, अरे यार ये सब ठीक है, ये सब मैंने समझा दिया है ना, ये सब ले लेना, समझा दिया जो इंग्लिश में लिखा है अपन ने यहाँ पे। सडन चेंज इंडिकेट्स, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू अंडरगो ऑक्सीडेशन इन द ऑर्डर, सीधी सी बात है, ये अच्छे से ऑक्सीडाइज करना चाहेगा क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा है। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है वैसे भी अपन ने। अच्छा, पता है मजे की बात, लिंगम डायग्राम इज एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, और इस एक्सपेरिमेंटल की कंसेप्ट पे अलग अलग चीजें आई है जो अपने को पहले से मालूम है, तो बोला हमको पहले से मालूम है। देखो इस कंसेप्ट की बदौलत तो वो चीजें आई है ना। बहुत सारी चीजें। चलिए, नहीं क्या हुआ देखते हैं। चलिए आगे बढ़े, ये एक क्वेश्चन है कि क्या मैग्नीशियम Al2O3 को रिड्यूस कर सकता है, क्या मैग्नीशियम Al2O3 को रिड्यूस कर सकता है, हाँ कर सकता है, क्योंकि ये ऊपर है नीचे, तो इस पॉइंट तक ही करेगा, और इसके बाद तो ये मैग्नीशियम का ग्राफ ऊपर हो गया, तो इसके बाद मैग्नीशियम Al2O3 को रिड्यूस नहीं करेगा, एल्यूमिनियम MgO को रिड्यूस करेगा इस टेम्परेचर के बाद। सही बोला कि नहीं बोला, टेम्परेचर बिलो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैग्नीशियम कैन रिड्यूस एल्यूमिना, ओके, है ना। Question: Although thermodynamically feasible in practice, magnesium metal is not used in the reduction of alumina in the metallurgy of aluminium because it is costly. It is not economical. And the process will be uneconomical.
क्योंकि उस टेम्परेचर के आगे, जिस टेम्परेचर पे मैग्नीशियम रिड्यूस कर रहा है उस टेम्परेचर तक पहुंचना मैग्नीशियम को लेके इज अनइकोनॉमिकल। तो बेटर ये होता है कि साहब आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर लो। Why is the reduction of a metal oxide easier if the metal formed is in liquid state or temperature of the reduction? है ना, एंट्रोपी फैक्टर है ना, एंट्रोपी फैक्टर है तो रैंडमनेस ज्यादा होगी। चलिए, किसके इसमें नीचे आता है, नीचे किस केस में आता है, नीचे मतलब जिसका स्लोप नेगेटिव हो, स्लोप नेगेटिव मतलब माइनस डेल एस नेगेटिव, माइनस डेल एस नेगेटिव मतलब डेल एस पॉजिटिव, एंट्रोपी किसमें बढ़ रही है, यहाँ पर गैस से सॉलिड बन रहा है, गैस से सॉलिड बन रहा है, गैस से गैस बन रहा है, गैस से गैस बन रहा है, एक मोल से आधे मोल से एक मोल गैस, आधा मोल से एक मोल गैस, गलत है ये डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन लिखे गलत है ना, सी प्लस ओ टू गिव्स CO2 आएगा। तो यहाँ पर आधा मोल गैस से एक मोल गैस बन रहा है, यहाँ पर एक मोल गैस से एक मोल गैस बन रहा है, एंट्रोपी इसमें बढ़ रही है, एंट्रोपी इसमें बढ़ रही है तो डेल्टा एस विल बी नेगेटिव सी वाले में, ठीक है, वो सी प्लस O2 होगा वो। चलिए, अब आपको बोला था कि एलिमेंट्स है उसकी जनरल ओर्स याद रखना, तो मैंने थोड़ी सी इंक्लूड कर ली है यहाँ पर, थोड़ी सी, है ना, मैं वाला नहीं उसके बारे में, मतलब सिर्फ यहाँ पे थोड़ा बहुत तो बोल भी दूंगा यार, अब ठीक है बोलना ही है थोड़ा बहुत तो। आयरन की हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट भी होती है शायद तक, है ना, और भी 2-3 होती है, आयरन पैराइट या आयरन पैराइट, सिडराइट, ये सब और होती हैं। हीमेटाइट आर हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, आयरन पैराइट, सिडराइट, सारी याद होना चाहिए, सारी याद होना चाहिए। पहली चीज हीमेटाइट मेन और है, इसके बारे में आगे अपन पढ़ेंगे कि क्या करते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। जिंक की जिंक ब्लेंड ZnS है, ZnCO3 है, और भी होती हैं, ZnO, जिंकाइट, कैलामाइन, ZnCO3, है ना, 2-3 ही है इसमें मेनली, और ये तो मैंने काफी कम इंक्लूड करी है, जो मैंने आपको शीट दी है उसमें जो ओर्स है वो काफी सारी इंक्लूडेड है ना, उसमें बहुत सारी ओर्स इंक्लूडेड है जो जो एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। जिंक ब्लेंड मेन है। अब यहाँ की बात करें, कॉपर में क्या क्या है, कॉपर में क्या क्या है ना, कॉपर में कॉपर पायराइट, CuFeS2, मेलेकाइट, CuCO3.CuCO, सॉरी CuCO3.CuH होल्ड वाइज, कोपराइट, Cu2O, और कॉपर ग्लैंड Cu2S, है ना। मेन जो एक्सट्रैक्शन करेंगे अपन कॉपर पायराइट से करेंगे। उसके बाद एल्यूमिनियम में बॉक्साइट होती है मेन, है ना, आई थिंक सो, Al2O3.2H2O। उसके अलावा क्रायोलाइट Na3LF6, जिसको काफी यूज करते हैं बट ऐसे एक्सट्रैक्शन में बहुत यूज नहीं करते हैं। चाइना क्ले वगैरह थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, ज्यादा याद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपन ने बातें कर ली साहब किसकी, अच्छा और बची मैग्नीशियम की, तो एक तो एप्सम सॉल्ट होगी और भी MgCO3 भी होगी शायद तक, अच्छा मैग्नेसाइट है MgCO3, डोलोमाइट MgCO3.CaCO3, इस पे क्वेश्चन आ चुका है मार्केट में, ठीक है। एप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O, डोलोमाइट पे क्वेश्चन आया है और डोलोमाइट मेन है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज हीमेटाइट फार्मूला, हीमेटाइट कौन थी, Fe2O3 थी, Fe3O4 थी, Fe2O3 थी शायद तक, है ना, नीचे वाली होगी, प्लस 3/2, सॉरी प्लस 6/2 3 वाली, प्लस 3 वाली, और ये प्लस 8/3 है। 8/3 एक्चुअली कुछ नहीं होता है, FeO और Fe2O3 का मिक्सचर होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेसाइट फार्मूला, मैग्नेसाइट का तो भी पढ़ा था ना अपन, MgCO3 क्या कि कुछ और है, MgCO3 दोस्तों। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एप्सम सॉल्ट इज MgSO4.7H2O, ठीक है। तो ये अपन ने बातें कर ली हैं दोस्तों। अच्छा और भी क्वेश्चन है, वैसे तो फॉलोइंग इज नॉट अ रिएक्टिव मेटल, कौन रिएक्टिव नहीं है, बोलो बोलो बोलो, कौन रिएक्टिव नहीं है, सर सीधी सी बात है, चांदी रिएक्टिव नहीं है। चांदी रिएक्टिव होती तो चांदी के ऑर्नामेंट्स को पहन के घूमते, रिएक्ट कर जाती वो तो, तुम बोलोगे सर वो तो काली पड़ जाती है, काफी टाइम बाद पड़ती है ना। चलिए, कितने क्वेश्चन है यार, डू नॉट रिप्रेजेंट द ओर ऑफ आयरन, कौन इसमें से और नहीं है, पहले ही हटा दिया मैंने, ये तो सिर्फ तीनों रट ली थी अपन ने, कैसेटराइट इज नॉट ओर ऑफ कार्बन। अब आते हैं, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी में, जनरल प्रोसीजर्स में अपन ने पहले ओर निकाल ली थी जमीन पे से खोदा खादी करके, बड़े बड़े क्रशर एंड ग्राइंडर में से छोटी ओर बना ली थी, तो उसका कंसंट्रेशन ऑफ ओर करा था, है ना। फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर करा था बहुत सारी फिजिकल केमिकल टेक्निक से, आगे अपन फिर से रिवाइज करेंगे तो अभी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद एक्सट्रैक्शन वगैरह पर ध्यान दिया था, ठीक है।
कि जो आपका वो ओर है उसको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करो वाया कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, और फिर उस ऑक्साइड को रिड्यूस करके आप मेटल में बनाओ। ठीक है, अभी भी जो मेटल बनता है वो एकदम शुद्ध देसी 100% शुद्ध नहीं होता है, अभी भी उसमें कुछ ना कुछ 3-4-5% इंप्योरिटीज रहती हैं। ठीक है, तो अभी जो आपको मेटल मिला है उसको एकदम परफेक्ट मेटल, सर हमेशा जरूरत है क्या? नहीं, हमेशा दोस्तों जरूरत नहीं पड़ती है, हमेशा रिफाइनिंग प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां पर जरूरत पड़ेगी मोस्ट ऑफ द केसेस में पड़ती है, तो वहां पर रिफाइनिंग प्रोसेस लगाते हैं। रिफाइनिंग क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इज रिफाइनिंग। जो मेटल मिल गया उसको एक्स्ट्रा प्योर करने के लिए प्रोसेस को बोलेंगे रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग के बाद आपको मिलेगा प्योर मेटल। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी में तो कुछ 5 एक दे रखी है शायद तक। यहाँ पर अपन कितने डिस्कस करेंगे? शायद 7 करेंगे, 8 करेंगे, है ना? 7-8 करेंगे अपन यहाँ पे। मजे की बात बताओ, रिफाइनिंग इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज रिडक्शन। रिफाइनिंग इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज रिडक्शन, या फिर किसी और मेथड जितना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। रिफाइनिंग से सीधा सपाट क्वेश्चन बनता है। सर सीधा सपाट क्या? कि डिस्टिलेशन किस किस के लिए यूज करते हैं? 4 ऑप्शन दे दिए, ए बी सी डी, तो आपको ये याद होना चाहिए सी के लिए यूज करते हैं, ए के लिए, डी के लिए, बी के लिए, है ना? जो अपनी है वो क्या बोलते हैं उसको यार, जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग किसके लिए यूज करते हैं? क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो रिफाइनिंग में से सीधा सपाट क्वेश्चन आता है। क्यों? पहला रीजन ये कि एनसीईआरटी में भी डिटेलिंग नहीं करी गई है, आप पढ़ेंगे तो इतने इतने से में रिफाइनिंग निपटाया उन्होंने। दूसरा क्वेश्चन, अगर डिटेलिंग कर भी लो तो आपके एग्जाम के लिए कोई मतलब की नहीं है, तो मैं रिफाइनिंग में बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। फोकस ट्रिक्स पे होगा कि अपन ट्रिक्स याद रखें, डिस्टिलेशन किसके लिए होती है, लिक्वेशन किसके लिए होती है, ये अपना फोकस होगा ट्रिक्स पे। तो रिफाइनिंग प्रोसेस में डिस्टिलेशन शायद पहली है ना? नहीं, पहले तो ये सब चीजें आएंगी कि प्यूरिफिकेशन ऑफ द क्रूड मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग। पीछे करना है क्या? गायब हो जाता है कभी कभी क्या, छोड़ो, है ना? प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग, लिख लीजिए इसको आप दोस्तों। ठीक है, लिखिए इसको। प्यूरिफिकेशन ऑफ द क्रूड मेटल बाय रिमूविंग मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक इंप्योरिटी, मतलब एकदम बढ़िया लेवल तक लेके जाना है, अच्छा एकदम रिफाइन करके उसको बनाना है अपने को एकदम बढ़िया परसेंटेज तक। प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छे लेवल तक करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक जो ओर है वो ऑलरेडी अच्छी खासी प्यूरिफाई होकर मेटल बन चुकी है, उस मेटल को फर्दर आपको रिफाइनिंग प्रोसेस में लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये रिफाइनिंग की डेफिनेशन है प्यूरिफिकेशन। अपने को 7 मेथड है यहाँ पर स्लाइड्स में, टाइम मिला तो एक दो और पढ़ लेंगे, है ना? चलिए, ठीक है। तो लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, पोलिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत पढ़ी होती है ना? इसके अलावा लोग बात कई बार बेसिमराइजेशन भी होती है और एक और कोपलेशन वगैरह भी होती है, तो ये सब एनसीईआरटी में नहीं है। इवन इवन पोलिंग भी शायद एनसीईआरटी में नहीं है। पहले पूछी जाती थी जब एआई ट्रिपल ई वगैरह होती थी, मेनली एनटी वाला मेन फोकस एनसीईआरटी पे होता है, तो मेन एनसीईआरटी वाली रिएक्शंस आएंगी, थोड़ा बहुत वो भी देख लेंगे अपन, है ना? चलो दोस्तों, बात करते हैं डिस्टिलेशन की। डिस्टिलेशन तो कहीं ना कहीं पढ़ा है, हाँ सर, ऑर्गेनिक में पढ़ा है हमने। क्रूड ऑयल को अलग अलग डिस्टिलेशन करते हैं कि पेट्रोल का अलग, डीजल का अलग, समझ रहे हो? हाँ सर, ये पढ़ा है। इसमें डिस्टिलेशन होता है सर, नॉर्मल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन। हाँ सर, ये भी सब पढ़ा है। मेन मुद्दा क्या होता है सर? मेन मुद्दा सर बेरोजगारी है, गरीबी। अब डिस्टिलेशन का मेन मुद्दा क्या है सर? डिस्टिलेशन का मेन मुद्दा, हाँ, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट हो मेटल में, तो मेटल नहीं, वहां की जब बात करें तो किसी दो प्योरिटी और इम्प्योर मतलब एक प्योर एलिमेंट और इम्प्योरिटीज में या फिर मिक्सचर में डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट हो तो आप सेपरेशन कर सकते हो। यहाँ पर भी दोस्तों ऐसे ही होगा, मेटल और इम्प्योरिटीज के बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस हो तो आप डिस्टिलेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए, दिस मेथड इज यूज्ड टू रिमूव द इम्प्योरिटीज। और क्या तो नहीं पता, कुछ तो हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों डिस्टिलेशन मैंने जैसे बताया कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस हो तो वोलेटाइल मेटल से नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज को सेपरेट करने के काम आते हैं। ठीक है, नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज है, बॉइलिंग पॉइंट उनका ज्यादा रहता है, वोलेटाइल मेटल है, मेटल ऊपर आ जाता है, जैसे अपना वो होता है वही। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिस्टिलेशन में, उसके एग्जाम्पल है। हाँ सर,
क्योंकि मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है दोस्तों जेई मेंस में, डिस्टिलेशन इज नॉट यूज्ड फॉर Zn, Cd, Hg और आपको ऑप्शन दे दिया Cu, तो आपको टिक करना है कि Cu के लिए डिस्टिलेशन यूज नहीं करते हैं। किसके लिए करते हैं वो आ गया, तो आपको याद होना चाहिए Zn, Cd, Hg। यार सर क्या यार सर, ऐसे डिस्टिलेशन तो हम याद कर लेंगे, सनसेट हग मतलब Zn, Cd, Hg पर बाकी की मेथड्स सर कोई ना, आपने कोई ना कोई तरीका ढूंढा होगा कहीं ना कहीं से हमारे लिए, हम बच्चों के भले के लिए। हाँ तो ट्रिक्स बनाओ दोस्तों इसके लिए। सर हम नहीं बनाएंगे, आप बनाओ, ठीक है, मेरी ले लो, मतलब मैं बता देता हूँ ट्रिक्स में क्या है ना, क्योंकि मेंस में नंबर आएंगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। तो डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन है ना, किसके लिए होता है दोस्तों, Zn, Cd, Hg। डिस्टिलेशन दोस्तों किसके लिए यूज होता है, Zn, Cd, Hg। तो डिस्टिलेशन मतलब दिल, अरे क्या बात है, दिल विल की बात कर रहे हो सर, दिल है ना, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, दिल लगा के, मैंने भी सुना है कहीं ना कहीं इसमें ना, दिल लगा के। सर लगा के का क्या यूज है, लगा के बीच में जोड़ा गया, उसका कोई यूज नहीं है। दिल लगा के, जिंदगी, जिंदगी कबाड़ हो गई, कबाड़ हो गई, ठीक है। तो दिल मतलब डिस्टिलेशन, सर डिस्टिलेशन, अरे दिल डिस्टिलेशन, दिल लगा के जिंदगी कबाड़ हो गई, बोला ही था, मतलब जई के थोड़ा कंट्रोल कर लो उसके बाद, ठीक है। तो अभी तो खैर पढ़ाई लिखाई, अपन लोग तो पढ़ाई लिखाई वाली ही है ना। तो डिस्टिलेशन मतलब दिल लगा के, दिल लगा के जिंदगी कपाड़ हो गई, जिंदगी कपाड़ मतलब Zn, Cd, Hg। तो डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर Zn, Cd, Hg। डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर दिल लगा के जिंदगी कबाड़ हो गई, Zn, Cd, Hg दोस्तों, ठीक है। खत्म क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन आएगा जी मेंस में, बाकी तो सब एक्स्ट्रा है ना, बाकी जो ये सब मैं बताने वाला हूँ ये सब एक्स्ट्रा है। ये तो नॉर्मल अपना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोल डीजल और क्रूड ऑयल के लिए काम आता है, अलग अलग करने के लिए, इसमें यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एज अ पर्पस लिखा गया है कि ऐसे होता है ना। इम्प्योर मेटल इज हीटेड इन रिटॉर्ट, इस टाइप से होता है, मैं बता रहा हूँ। तो प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल को यहाँ पे डालते हैं, मेटल की बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इन जनरल, तो मेटल ऊपर आ जाता है, इम्प्योरिटीज नीचे रह जाती है, इन जनरल बता रहा हूँ, है ना। प्योर मेटल वेपराइजेस, टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के, और वेपराइज हो गया तो इसकी जो वेपर है उसको अपन ने यहाँ से कंडेंस कर लिया, जमा कर लिया है ना, फिर कंडेंसेशन के थ्रू उसको कन्वर्ट कर लेंगे आगे। और जो इम्प्योर इम्प्योरिटीज है वो नीचे की नीचे धरी की धरी रह जाएंगी, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, ठीक है, रिमेन्स लेफ्ट इन द फर्नेस, ठीक है। तो डिस्टिलेशन मतलब दिल लगा के जिंदगी कबाड़ हो गई, अरे दिल लगा के जिंदगी कबाड़ हो गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऐसा बड़ा सा रिटॉर्ट है, जरूरत नहीं है इसकी। तो डिस्टिलेशन की दोस्तों अपन ने बात कर ली, याद भी हो गया था डिस्टिलेशन, हाँ उतना ही याद करना था। लिक्वेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन यूज तब करते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, लिक्वेशन यूज तब करते हैं जब मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, ठीक है। चलिए इसकी भी ट्रिक बताओगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लिक्वेशन इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस द लो मेल्टिंग, देखो मैंने बोला ना यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर वहां पर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस था कि मेटल था उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, वेपराइज हो रहा था, इंप्योरिटीज नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज रह रही थी नीचे फर्नेस में। अब यहाँ मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, तो जो मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, जो इंप्योरिटीज है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो कम मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल निकल जाएगा, ज्यादा ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाली इंप्योरिटीज रह जाएंगी, है ना। यहाँ सीधा सा गणित है, वहां भी सीधा सा गणित था, है ना। यहाँ लिक्विफाई करते हैं, okay, this method is employed when impurity have higher melting point and required metal have lower melting point। सर याद कैसे रखेंगे किसका ज्यादा किसका कम, तो इसकी भी ट्रिक बनाएंगे ना दोस्तों, अभी लोड क्यों ले रहे हो, ठीक है। मेटल्स लाइक बिस्मथ, टिन, लेड एंड मर्क्यूरी आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर क्रूड बाय लिक्वेशन, ठीक है। जनरली क्या होता है, बिस्मथ मतलब Bi, टिन है ना, और ये लेड मतलब Pb, टिन मतलब Sn, मर्क्यूरी मतलब Hg। जनरली मर्क्यूरी लिक्वेशन में बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, मर्क्यूरी लिक्वेशन में बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, है ना। तो इसकी क्या ट्रिक बनाए, लिखना चाहो तो लिख लो, है ना। तो लिक्वेशन लिखना चाहो तो लिख लो, है ना। तो Hg, Sn, Pb, Bi, ठीक है। इसकी ट्रिक बनाते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस ये सब तो ठीक है सर, आप तो ट्रिक बताओ, बनाते हैं यार, कोई एकदम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वैसे थोड़ी बहुत तो बनेंगे अपने। लिक्वेशन मतलब से लिक्विड से मेटल, लिक्विड से लेना देना है, हाँ दोस्तों।
लिक्विड से लेना देना है मतलब सर पानी से भी तो लेना देना है। हाँ दोस्तों, तो इसकी ट्रिक क्या बनी दोस्तों, ट्रिक के हिसाब से मेटल्स या एलिमेंट्स नहीं चलते, एलिमेंट्स के हिसाब से ट्रिक्स चलती है। तो एलिमेंट उसके हिसाब से अपन ने ट्रिक बनाई। तो सुनो, लिक्वेशन मतलब पानी, पानी, लिक्वेशन मतलब पानी, पानी मतलब बाढ़ भी तो हो सकती है ना, बाढ़, तो इसको मैं बोलूंगा क्या, बाढ़, बाढ़, फ्लड। तो अभी रिसेंट में, रिसेंट एग्जांपल से सीखो, रिसेंट अभी 2020 में जब जेई मेंस होने वाली थी सितंबर में, उसके पहले अब बिहार साइड में फ्लड आई थी नेपाल के पानी से, जनरली आती रहती है ठीक है। तो बिहारी आदमी, एक बिहारी सब पर भारी, है ना। तो लिक्वेशन मतलब बाढ़, बाढ़ ऐसे ही लिखते होंगे, कुछ और लिखते हो तो आप लिख लेना। लिक्वेशन मतलब बाढ़, है ना, बाढ़ हो गई, क्या बोलेंगे, बाढ़ हो गई। बिहारी आदमी बोल रहा है कि बाढ़ हो गई है ना, सुनो प्रभु बिहार में, क्या बोला, बाढ़ हो गई बिहार में, से फिर सुनो प्रभु बिहार में। ठीक है, बाढ़ हो गई सुनो प्रभु बिहार में, या बिहार में आगे लिख दो, है ना, बिहार में आगे लिख दो। तो बाढ़ हो गई बिहार में सुनो प्रभु, या फिर सुनो प्रभु बाढ़ हो गई बिहार में। ट्रिक तो आपको अपने हिसाब से जो लगे। अरे सुनो प्रभु बाढ़ हो गई बिहार में, लिक्वेशन मतलब एस एन पी बी बी आई, और सुनो प्रभु हो गई मतलब एच जी। ठीक है, एस एन पी बी बी आई और एच जी दोस्तों होगा इसका आंसर लिक्वेशन। ठीक है, तो लिक्वेशन में अपन क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ क्या करते हैं, बट अभी याद रखो लिक्वेशन, बाढ़ हो गई सुनो प्रभु बिहार में, लिक्विड मतलब पानी, चार याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर सीधे सीधे मिलेंगे, ज्यादा ज्ञान पट्टी नहीं करनी, सीधे सीधे 4 नंबर आपके हाथ में। एच जी का एग्जाम्पल बहुत कम आता है लिक्वेशन में, जहां तक मैंने देखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। होता कैसे, ऐसे होता है, इम्प्योर मेटल को स्लोपिंग अर्थ में डाल दिया तो जो बाकी प्योर मेटल है वैसे अलग से आ जाएगा और इम्प्योरिटी रह जाएंगी, सीधा सा गणित है। ठीक है, इम्प्योर मेटल को डाल दिया आपने, डन डन डन, प्योर मोल्टन मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी से मेल्ट होकर नीचे आ गया, इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो बेचारी मेल्ट ही नहीं हुई गरीब इम्प्योरिटीज, है ना वहीं की वहीं बैठी थी। तो अपन ने बात कर ली लिक्वेशन की दोस्तों। लिक्वेशन मेथड इज यूज्ड टू रिफाइन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, बोलो 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 बोलो, जिंक, कॉपर नहीं रहे सुनो प्रभु बाढ़ हो गई बिहार में, लिक्वेशन तो टिन आएगा, एस एन, है ना। चलिए, और डिस्टिलेशन का दिल लगा के जिंदगी का बाढ़ हो गई, अरे क्या बात है क्या बात है। रिफाइनिंग मेथड, और थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, एंड फोर्थ इज पोलिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग दोस्तों आपको आई थिंक पहले से थोड़ी बहुत आती होगी, क्योंकि अपन ने एल्यूमिनियम के केस में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पढ़ा है, ये थोड़ा सा वैसा ही है, थोड़ा सा अलग है ना। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में दोस्तों मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो अपन ने रेडॉक्स में भी पढ़ा है, अपने पिछली क्लास में भी या फिर उसके पहले भी जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पढ़ा है तब भी पढ़ा है, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है। क्या सर, क्या इलेक्ट्रोलाइटिक से लियो द लॉरेंट्ज़ लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, हाँ सर। और दूसरा आओ सी आर मतलब एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन हमेशा होता है ना। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, कैथोड मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। एनायन मतलब नेगेटिव आयन और एनोड मतलब पॉजिटिव, क्या बोला मैं, हाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। एनोड पे एनायन आएगा, पॉजिटिव पे नेगेटिव आएगा, और कैथोड पे कैटायन आएगा। सब तो बता दिया, ऊपर ऊपर से बताया मैंने, इसको एकदम कोई बना बना के डिस्कस नहीं करा है, ठीक है, ऊपर ऊपर से बता दिया। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर कम होना मतलब रिडक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात करेंगे अपन अभी। प्रिंसिपल तो क्या है इसमें, ऐसा करते हैं, एनोड पे लेते हैं इम्प्योर मेटल और कैथोड पे लेते हैं प्योर मेटल, और बीच में जो सोल्यूशन लेते हैं मेटल के किसी सोल्यूशन का, मेटल के किसी सॉल्ट का सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, तो एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जो Cu है वो Cu+2 में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बाकी Cu को कोई भी ले सकते हैं, जनरली Cu के लिए यूज करते हैं इसको, दूसरा भी ले सकते हो, Zn वगैरह भी ले सकते हो। तो मेटल क्या है, मेटल अपने पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में छोड़ता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में छोड़ता है वो वो क्या करता है, कैथोड में जो प्योर मेटल है उसके पास चल जाता है ना, नीचे एनोड में होता है, देखते हैं ये अपन, है ना। ये देखिए कॉपर की बात कर रहे हैं शुरू में अपन, है ना। तो कॉपर की बात करेंगे दोस्तों, एक चीज याद रखना, एनोड अपन यहाँ पे लेते हैं काय का, इम्प्योर मेटल का,
और कैथोड क्या लेते हैं दोस्तों, प्योर मेटल का, है ना। जो एनोड लेते हैं बड़ा मोटा सारा सा लेते हैं प्योर मेटल, और कैथोड में प्योर मेटल स्ट्रिप लेते हैं छोटी सी, ठीक है। प्योर मेटल की छोटी सी स्ट्रिप ली जाती है, यहाँ तो सेम ले रखे हैं, बट इन जनरल कैथोड पे प्योर मेटल की छोटी सी स्ट्रिप ली जाती है, एनोड पे बड़ा सा इम्प्योर मेटल लिया जाता है। सर बोलोगे इसको कैसे याद रखें? देखो दोस्तों, मेरे को तो ऐसा याद रहता है कि एनोड का मड होता है, मेरे को तो ऐसे याद रहता है कि एनोड का मड होता है, तो मड तो उसी का होगा ना, कचरा तो उसी का होगा ना जो ज्यादा और इम्प्योर होगा। तो मेरे को याद रहता है कि एनोड मड मैंने कहीं ना कहीं जिंदगी में सुना हुआ है। तो एनोड का मड होता है, मतलब एनोड पे इम्प्योर होता होगा, तभी तो उसमें से इम्प्योर होता होगा, तभी तो उसमें बाकी की चीजें निकाल के कचरा मड बना लेती होगी। तो मैं तो ऐसे याद रखता हूँ दोस्तों, एनोड पे इम्प्योर होता है, एनोड मड के कारण। एक्चुअली में उल्टा होता है, बट अपन ने याद रखने की तकनीक उल्टी बनाई है तकनीक, कि एनोड मड है तो एनोड पे इम्प्योर होता है, एक्चुअली उल्टा होता है ना। बट अपने को तो याद रखना है दोस्तों, अपने को तो जेई निकालनी है, अपने को तो जेई निकालनी है या नीट निकालनी है ना, तो याद रखेंगे अपन। चलिए, तो यहाँ पर आपने लिया क्या, इम्प्योर, क्योंकि क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एनोड है ना, मेटल। ये आपने कैथोड पे लिया है छोटा प्योर मेटल स्ट्रिप, है ना। यहाँ पर आपने उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, जैसे सीयू है तो CuSO4 लिखा है ना। Zn है तो ZnSO4 ले सकते हो, कोई और सॉल्ट सॉल्यूशन भी ले सकते हो, ठीक है। तो एनोड पे क्या होता है दोस्तों, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो ये कॉपर क्या करेगा, कॉपर क्या करेगा, कॉपर ऑक्सीडाइज होके Cu+2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन मार्केट में हर जगह घूम रहे हैं यहाँ पर, और Cu+2 घूम रहे हैं। अब सर कॉपर ऑक्सीडाइज वो, उसके अलावा जनरली ऐसा है कि कॉपर में जो इम्प्योरिटी होती है, कॉपर में सोडियम वगैरह की इम्प्योरिटीज नहीं होती है, मतलब जो कॉपर के ऊपर है जनरली उसकी इम्प्योरिटीज नहीं होती है। कॉपर के ऊपर जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, इन सब की इम्प्योरिटीज कॉपर में नहीं होती है, क्योंकि अगर उन सब की इम्प्योरिटीज होने लगी ना दोस्तों, तो वो पहले ऑक्सीडाइज होंगे, कॉपर बाद में ऑक्सीडाइज होगा। कॉपर में इम्प्योरिटीज मर्क्यूरी की होती है, सिल्वर की होती है, लेड वगैरह की होती है। लेड भी बोलोगे तुम ऊपर है, बट ज्यादा ऊपर नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या है, जैसे सिल्वर वगैरह है, तो सिल्वर और ये सब ज्यादा अच्छे से ऑक्सीडाइज और रिड्यूस ये सब नहीं हो पाते यहाँ पर, है ना। और मान लो अगर ऑक्सीडाइज हो भी गए, जैसे पी भी मान लो ऑक्सीडाइज हो भी गया, तो ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पे पड़ा हुआ है मड के साथ। क्यों सर, क्यों? समझ ही नहीं आ रहा हमको तो। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं अपन, इसलिए ऐसे स्लो चलो, ठीक है, स्लोली स्लोली चल। तो एनोड पे रिएक्शन हुई, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोलाइटिक में, है ना। तो जो Cu अपना इम्प्योर था वो कन्वर्ट हो गया Cu डाई पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन में। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होगा रिडक्शन। तो जो Cu डाई पॉजिटिव मार्केट में अवेलेबल है, Cu डाई पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बना लेगा। तुम बोलोगे सर ये तो घर घर हो गया, नहीं घर घर नहीं हुआ। अब यहाँ पर जो Cu है वो प्योर है, यहाँ पर जो कैथोड पे यहाँ पर जो छोटी सी स्ट्रिप पे Cu आ रहा है वो प्योर आ रहा है। यहाँ पे इम्प्योरिटीज भी थी, अब ये जो बाकी की इम्प्योरिटीज थी ना, ये सेटल डाउन हो जाएंगी नीचे जाके, और यहाँ पे सिर्फ कॉपर+2 आएगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसे सपोज मान लो कॉपर+2 और कोई और भी है, ठीक है। तो अब इसको क्या होना है, अब इसको होना है ऑक्सीडाइज। क्या करा है मैंने, ये नहीं, रिड्यूस होना है, +2 को 0 पे जाना है, रिड्यूस होना है, रिड्यूस होना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल, मैं फिर से देखो सीरीज नहीं बता पाऊंगा, वो लीना की नहीं, लीला की बात में काका मांगे अलमारी जमीन, मंजन कर फिर सीडी को नहीं सुनेंगे प्रभु, है क्यों होगी आज और पार्टी। फिर से पूरी सीरीज में नहीं लिखवा पाऊंगा, बता तो मैंने दी है, ठीक है। तो कॉपर+2 क्या है, कॉपर+2 ऑक्सीडाइज हो गए हैं यहाँ पर। अब जो इसमें जो इम्प्योरिटीज है, जैसे Ag+1 की, तो वो इम्प्योरिटीज ऑक्सीडाइज नहीं हो पाई, क्योंकि वो +1 वगैरह में स्टेबल ज्यादा है, तो इम्प्योरिटीज यहीं की रह गई। तुम बोलोगे सर सोडियम की होती तो सोडियम+1, क्या चाहते हो जिंदगी से सर? सुनो, धीरज रखो, ठीक है। पहली बात तो सोडियम वोडियम की इम्प्योरिटी होती नहीं है उसमें, है ना। सोडियम वोडियम की इम्प्योरिटी होती नहीं, और अगर होती भी तो भी, जैसे कॉपर तो कॉपर+2 में चल गया, है ना। सोडियम वगैरह की होती तो सोडियम भी सोडियम+1 में चल जाता, बट होती नहीं है, होती नहीं है। बट सपोज मानो इसके ऊपर वाले की होती तो वो पहले ऑक्सीडाइज होता, ऑक्सीडाइज वो पहले होता, बट रिड्यूस वो नहीं हो पाता, रिड्यूस वो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि Na+ फिर से रिड्यूस थोड़ा रिड्यूस होना थोड़ी चाहता है। Na+ में बहुत इजीली जाना चाहता है, बट Na+ फिर से रिड्यूस नहीं होना चाहता। तो अगर इसके ऊपर वालों की इंप्योरिटीज भी होंगी ना, तो वो सब ऑक्सीडाइज होके पड़ी रहेंगी, फिर से रिड्यूस नहीं होगी। तो सर इसके नीचे वाले की इंप्योरिटीज हुई, तो अब इसके नीचे वाले की जो इंप्योरिटी होंगी वो जनरली ऑक्सीडाइज ही नहीं हो पाएंगी। तो सर क्या मजाक कर रहे हो? इसलिए अपन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज करते हैं इन जनरल, क्योंकि इसमें पूरा जो माहौल है वो पूरा कॉपर ने बना रखा है। सर कॉपर के लिए लेते हैं क्या?
नहीं, दूसरे जिंक के लिए भी ले सकते हो इसको। जिंक के लिए इम्प्योर मेटल ले लेना, जिंक के लिए प्योर मेटल ले लेना, यहाँ पर ZnSO4 ले लेना, किसी और के लिए भी कर लेना, सबके लिए कर सकते हो। ठीक है, तो रिफाइनिंग में जो माहौल बनाया जाता है वो कैथोड प्योर मेटल का, एनोड इम्प्योर मेटल का, सॉल्यूशन भी उसी मेटल के सॉल्ट का। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ताकि 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 रे, है ना, नहीं सर, ताकि ताकि रूम्बा, अरे वो सब छोड़ो रे। ताकि जो है, ताकि कोई और मेटल ऑक्सीडाइज रिड्यूस ना हो पाए वहां पर। ठीक है, कोई अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो वो रिड्यूस नहीं हो पाएगा, कोई अगर रिड्यूस हो पाए तो वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, उस कॉपर के जाल में फंस चुका है, क्योंकि पूरा माहौल कॉपर का है। कॉपर ने बोला हैंड्स अप, पूरा माहौल मेरा है, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मेटल की आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करोगे उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने माहौल बता दिया। अभी भी पता है मजे की बात, आधे लोगों को शायद तक पूरा समझ नहीं आया। देखो, पूरा समझने की जरूरत भी नहीं है, जितना अपने काम का उतना समझने की जरूरत है। क्या इम्प्योर मेटल किसका होता है, एनोड किसका होता है, कैथोड किसका होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है और किस लिए काम आता है। ठीक है, ये अपने काम का है। ऊपर नीचे की बातें तो मैंने थोड़ी सी यूं ही जनरल नॉलेज के लिए कर दी थी, नहीं करना चाहिए थी। चलिए, तो ये रियोस्टैट से मतलब ये सब कनेक्टेड है, वो एमीटर लगा हुआ है, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अपने उसमें एक्चुअली फर्क पड़ता है, करंट मेजर करके वोल्टेज वगैरह लाके वो सब फर्क पड़ता है, बट अपने को केमिस्ट्री में फिलहाल जेई के हिसाब से ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, यहाँ पे इम्प्योर मेटल है, वाओ, प्योर मेथल का कैथोड लिया है ना। तो Cu का में कन्वर्ट हुआ, Cu कन्वर्ट हो गया Cu डाई पॉजिटिव में। ठीक है, ये सोल्यूशन ले रखा है यहाँ पर ऐसा। तो वो हो गई इलेक्ट्रोलाइट एक रिफाइनिंग की बात, वहां पर अपन ने ज्यादा बात कर ली थोड़ी सी। ठीक है, तो ज्यादा बात को इग्नोर करना, सिर्फ कॉपर वाली बात को याद रखना है, फिर किसी भी पर्टिकुलर मेटल वाली बात को याद रखना। ठीक है दोस्तों, अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बाद आएगा पोलिंग। पोलिंग में सर मतलब क्या, पोलिंग बूथ पे वोट डालने जाएंगे क्या? नहीं, ये पोलिंग बूथ पे वोट डालने वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक पोल से मतलब होता है, अच्छा डंडा, हाँ वही पोल, मतलब है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला पोल नहीं, डंडे वाला पोल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि एक वुडन लॉग लेते हैं, फ्रेश वुडन लॉग। ठीक है, तो फ्रेश वुडन लॉग लेते हैं, उसको मेटल में यूं करते हैं। क्यों करते हैं पता है? क्योंकि जो फ्रेश वुडन लॉग है ना, उसमें हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वुड। वुड मतलब समझते हो ना, पेड़ पे से जो होता है। फ्रेश वुडन लॉग का एक डंडा लेते हैं ऐसा लंबा सा। ठीक है, उसको क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मेटल प्रेजेंट, ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं ना, उसमें मेनली हाइड्रोकार्बन होता है, और उस हाइड्रोकार्बन में भी मेनली उसमें मीथेन होती है। ठीक है, मीथेन क्या है? मीथेन में जो कार्बन है वो -4 में है, तो ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस होगा? मीथेन वाला कार्बन जो है वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि -4 में, तो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर पोलिंग में उस फ्रेश वुड के जो पोल है उसमें से जो मीथेन है, मीथेन निकल रही है, मीथेन ऑक्सीडाइज हो रही है, सामने वाले को रिड्यूस कर रही है, तो मीथेन एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये चीज याद रखना। ठीक है, इम्प्योर मेटल लिया, स्टेरिंग करा, फिर ग्रीन लॉक ऑफ वुड, ग्रीन लॉक है ना, मतलब फ्रेश वाला ही लेना, फ्रेशली कट। ठीक है, पुरानी मेथड है वैसे तो, आजकल तो कम यूज करते हैं, इसको जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड को क्या करता है? मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है। जनरली किसके लिए यूज होती है? कॉपर और एसएन के लिए यूज होती है, जहां तक मेरे को याद है। पोलिंग मेनली Cu2O है, इसको आप CH4 के साथ रिड्यूस कर दो तो कॉपर प्योर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये CO या CO2 या उसकी चाहे इच्छा आ जाएगा, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बट ठीक है, काम नहीं पड़ेगा। एक तो Cu2O में काम आएगा और एक SN में काम आता है शायद तक, है ना, SN2O में काम आता है, SNO एंड SNO2 इसमें काम आता है। एक बार अपन देख लेते हैं अपन सही लिख रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, हीट वीट भी करते हैं ना, हीट वीट भी करते हैं। तो क्या होता है, रिड्यूस करके मोल्टन मेटल, जो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल जो मिलता है वो कोने में चल जाता है, क्योंकि आप हीट भी कर रहे हो साथ में। इंपॉर्टेंट चीज तो बताई नहीं उन्होंने। बताई भी हो तो बतानी चाहिए थी वैसे। ठीक है, तो पोलिंग मेनली किसके लिए यूज करते हैं? Cu2O एंड SNO के लिए, SNO और SNO2 के लिए अपन पोलिंग यूज करते हैं, Cu2O के लिए तो CH4 के साथ इनको रिड्यूस करते हैं। इसको कैसे याद रखना है सर? पोलिंग, 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 पोलिंग मतलब सर, पोलिंग मतलब तो डंडा होता है, हाँ डंडा तो होता है फ्रेश वुडन का, पर अपने को तो याद रखना है दोस्तों। डिस्टिलेशन, दिल लगा के जिंदगी का पाड़ हो गई। लिक्वेशन सर भूल गया मैं, आज सुनो प्रभु पानी में बिहार, ऐसा कुछ था ना, है ना, सुनो प्रभु बिहार पानी में हो गया, ऐसा कुछ था, हो गए पानी। ठीक है, जो भी हो, लिक्वेशन का था।
इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग तो सबके लिए आप कर सकते हो, मेनली कॉपर वगैरह के लिए करते हैं। पोलिंग, पोलिंग के लिए याद रखना चाहिए, होता तो डंडा पर अपन कैसा रखेंगे पोलिंग। रिसेंट चीजों से आप अपने आप को ज्यादा अपडेटेड नहीं रखना चाहिए है ना, बट ट्रिक्स बना सकते हो। तो पोलिंग दोस्तों मैंने ऐसा रख लिया सनकू। कौन सनकता कौन है? अरे वो पोलिंग हुई थी ना, ट्रम्प हार गया था तो कैसे सनक रहा था, बोले मैं नहीं हारा हूँ, मैं नहीं हारा हूँ, मैं हारा ही नहीं हूँ, मैं हारा ही नहीं हूँ, जो करना कर लो। सनक गया था ना बेचारा, वो हार गया बाद में, आज की तारीख में उसने एक्सेप्ट कर ली अपनी डिफीट, बट शुरू में तो सनक गया था, बोले मैं हारा ही नहीं हूँ। तो पोलिंग हुई, पोलिंग हुई, ट्रम्प भैया सनक गए, सनकू, ट्रम्प भैया क्या होगा, सनक गए। तो एसएन का ऑक्साइड और सीयू का ऑक्साइड, ठीक है, पोलिंग के लिए एसएन का ऑक्साइड, सीयू का ऑक्साइड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एग्जाम्पल्स ही आएंगे अगर आए तो, ठीक है। पोलिंग के लिए एसएन का ऑक्साइड और सीयू का ऑक्साइड दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। जोन रिफाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पहले ही लिख दिया मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी से उठा के, ठीक है। जोन रिफाइनिंग में क्या करते हैं, देखो 99.999%, कितने लाइन लगाया, 3 लगाए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इट इज जोन रिफाइनिंग इज यूज्ड इनटू अल्ट्रा प्योर फॉर्म, अल्ट्रा प्योर 99.999% अल्ट्रा प्योर, ठीक है। एप्लीकेशन क्या होगा वो सब मैं समझाता हूँ, यूज किसके लिए करते हैं पहले वो मैं समझा देता हूँ। एप्लीकेशन के पहले इसको रट लें अपन, इसकी ट्रिक नहीं बनेगी क्योंकि मेरे को यही यूं याद है, ठीक है। जोन रिफाइनिंग किसके लिए यूज कर सकते हैं दोस्तों, जोन रिफाइनिंग इस कन्वर्ट अल्ट्रा प्योर फॉर्म में करते हैं। तो अल्ट्रा प्योर फॉर्म में किसकी जरूरत होती है, आयरन की जरूरत आपको अल्ट्रा प्योर फॉर्म में है क्या, नहीं, आयरन की जरूरत अल्ट्रा प्योर फॉर्म में नहीं है। 99.999 की जगह अगर 99.912 होगा, 935 होगा तो भी चलेगा, 999 की जरूरत नहीं है। तो फिर कहाँ जरूरत है, जहां पर अपने को एकदम एक्यूरेसी चाहिए। कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में जो चिप्स होती हैं, जब कंप्यूटर मोबाइल्स में चिप्स होती है उसमें चाहिए नहीं परफेक्ट एक्यूरेसी, नहीं सर नीचे अबे चाहिए, तभी वो प्रॉपर उसका सिस्टम काम करेगा, है ना। जो चिप्स होती है वो मेनली सेमीकंडक्टर्स की बनती है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जबकि तो वहां पे आपको चाहिए अल्ट्रा प्योरिटी, और जोन रिफाइनिंग उनको उनको रिफाइन करने के काम आती है। तो जोन रिफाइनिंग किसके लिए काम लेते हैं, जर्मेनियम, जो जो क्या हो, सेमीकंडक्टर्स हो। सेमीकंडक्टर्स क्यों, क्योंकि जनरली सेमीकंडक्टर्स की ही चिप बनाई जाती है, हाँ, मोबाइल चिप या कंप्यूटर चिप जो भी है सेमीकंडक्टर्स की बनाई जाती है। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और थोड़ा थोड़ा बोरॉन, गैलियम, इंडियम भी, इनकी भी बना सकते हैं, वैसे डोपिंग करते हैं इनकी, बोरॉन वगैरह की तो सिलिकॉन में डोपिंग करते हैं, बट हो गया सेमीकंडक्टर में, बट ठीक है फिर भी मेनली सिलिकॉन और जर्मेनियम है, मेनली सिलिकॉन और जर्मेनियम है। बट ये पांचों एग्जांपल मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से उठाए हैं। तो अगर आप बोलो सर मैं बोरॉन सिलिकॉन रट के चल गया, चल गई, और अगर वहां पर गैलियम या इंडियम आ गया तो आप निपट गए। तो आपको सारे याद रखना, एनसीईआरटी में दे रखना, बोलो, ठीक है। तो बोरॉन, सिलिकॉन, गैलियम, इंडियम और बोरॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, गैलियम, इंडियम, जर्मेनियम, इसकी भी ट्रिक बना लो दोस्तों, मेरे को आवश्यकता नहीं लगती इसकी ट्रिक बनाने की, आपको लगे तो बना लेना, ठीक है। जो अल्ट्रा प्योर सेमीकंडक्टर्स के काम आती है। सर प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल बताएंगे, लोड क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो ये चीज पहले रट लो, पहले अपने मार्क्स सिक्योर कर लो, वेरीफाई अपन बाकी की चीज अपन करेंगे, मार्क्स पहले सिक्योर करिए, ठीक है। जर्मेनियम, जर्मेनियम, इंडियम, बोरॉन, गैलियम और जर्मेनियम, इंडियम, बोरॉन, गैलियम और सिलिकॉन। अबे सिलिकॉन को, सिलिकॉन तो सबसे ज्यादा काम में आता है भाई, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन चिप्स, चिप्स मतलब वो खाने वाली आकाश नमकीन में बालाजी नमकीन नहीं है ना, मोबाइल की चिप, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं, और एक सिलेंड्रिकल रॉड रॉड रहता है, देखते हैं चलो यहाँ पर, है ना। तो सिलेंड्रिकल आपने मेटल ले लिया, इम्प्योर मेटल भी है इसमें, है ना, इम्प्योर मेटल एक तरीके से। यहाँ पे ये छोटी छोटी इम्प्योरिटीज है, यहाँ पे आप क्या करते हो, एक गोल वाला हीटर लाते हो, है ना, ये हीटर लाते हो। अब ये हीटर का क्या करें सर, सोलेनॉइड जैसा लग रहा है, हाँ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस हीटर का क्या करते हैं, देखो एक कंसेप्ट होता है, एक कंसेप्ट होता है, इम्प्योरिटीज जो है, इम्प्योरिटीज जो है मोल्टन फॉर्म में ज्यादा 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 मोल्टन फॉर्म में सॉल्युबल रहती है, इम्प्योरिटीज जो है वो मोल्टन फॉर्म में ज्यादा सॉल्युबल रहती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉर्मल। तो क्या होता है दोस्तों कि जब आप इस पॉइंट पे आप ये हीटर लेके गए, गर्मा गर्म हीटर लेके गए इस पॉइंट में, तो इम्प्योरिटीज जो है वो इस मोल्टन पॉइंट पे आएंगी, मोल्टन के साथ आएंगी। सर समझ नहीं आया, रुको थोड़ी देर रुको, ठीक। अब इसको आप थोड़ी आगे ले गए, इसको आप थोड़ी आगे ले गए, इसको थोड़ी आगे ले जाओगे तो जो इम्प्योरिटीज हैं, जो दाने दाने वो इसके साथ चलने लगेंगे, मोल्टन फॉर्म में गरम गरम।
इसको और आगे लेकर तो ऐसे चलते रहेंगे सर। परफेक्ट एक बार में नहीं मिलेगा, एक बार में कभी नहीं मिलता, मल्टीपल बार करना पड़ता है। तो एक बार में थोड़ी इंप्योरिटीज इसके साथ आगे चल गई, फिर से थोड़ी इंप्योरिटीज इसके साथ आगे चल गई मोल्टन फॉर्म में, फिर और इंप्योरिटीज आगे चल गई। थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़े समय बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद कि सारी इंप्योरिटीज यहाँ पे आ जाती है कोने में, और फिर इस पार्ट को आप कट कर दो और यहाँ पे जो है आपका प्योर मेटल है। सर अल्ट्रा प्योर कैसे हुआ? अब अल्ट्रा प्योर में बहुत बार करते हैं ये स्टेप, एक बार नहीं करते, बहुत बार करते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रा प्योर फाइनली मिल जाता है। ठीक, है ना। तो प्रिंसिपल क्या है, इम्प्योर मोल्टन मेटल इज मेल्टेड एंड अलाउड टू सॉलिडिफाई। तो इम्प्योरिटीज है मूव अवे फ्रॉम द सॉलिड, इसके साथ चल जाती हैं। रीजन एंड प्रिफर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मोल्टन रीजन। इम्प्योरिटीज प्रिफर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मोल्टन रीजन। सॉलिड रीजन में इम्प्योरिटीज डू नॉट प्रिफर टू बी स्टे। ऐसे ऐसे कर करके देखो इम्प्योरिटीज के साथ चल गई, मस्त। ठीक है, काफी बार करोगे तो सारी चल जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके इम्प्योरिटीज इसके साथ चल गई। दिख रही है कि नहीं? ठीक है, तो ये फोटो डाला है अपन ने। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल ऐसे रॉड है और ये हीटर है, सर्कुलर हीटर टाइप का। ठीक है, एक और फोटो है, देखो ये मस्त है ना। तो हाईली एडवांस टेक्निक है ये, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इन सब के लिए, बोरॉन, इंडियम, गैलियम। ठीक है, द मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल व्हिच इज बेस्ड अपॉन द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड। इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड है, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या बताओ बताओ। सर आपने आंसर बता दिया, नहीं मैंने नहीं बताया। इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड है मतलब सीधी सी बात है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ही होगी। अब जोन रिफाइनिंग तो पढ़ ली। अब वेपर फेज रिफाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं मॉन्स और वेनरकल पे। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि कुछ बेसिमराइजेशन और कुपलेशन वगैरह भी होती है ना, इतनी जनरली उससे क्वेश्चन नहीं बनते। पार्क और पेटेंशन भी होती है बट आजकल उससे क्वेश्चन नहीं बनते, तो मैं बेमतलब में नहीं पढ़ा रहा हूँ उन सब चीजों को। लगे तो मैं मॉड्यूल में उन सबको इंक्लूड करूंगा, करा हुआ मॉड्यूल में ना, पार्क पोटेंशियल भी है मॉड्यूल में, और बेसिमराइजेशन कुपलेशन ये सब भी है। बेसिमराइजेशन तो अपन कॉपन में कर लेंगे कवर। कुपलेशन जनरली जो होता है ना, कुपलेशन मेनली जो इम्प्योरिटीज है सिल्वर वगैरह में, सिल्वर वगैरह में है ना, लेड और सिल्वर इन सब की इम्प्योरिटीज के लिए होती है कुपलेशन। ठीक है भाई। सो तो वेपर फेज रिफाइनिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इस पे लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या करते हैं अपन, इम्प्योर मेटल को किसी किसी चीज के साथ मिक्स करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जैसे इम्प्योर मेटल है, सपोज निकल है। ठीक है, तो निकल में जो इम्प्योरिटीज हैं वो लोग क्या करती हैं, वो लोग उसके साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाते। सपोज ये डब्बा है या ये प्योर मेटल, ये सब इम्प्योरिटीज है, जैसे वहां करते थे अपन लीचिंग में सॉल्युबल एक्वस कॉम्प्लेक्स बनाते थे, यहाँ पर अपन वेपर फेस में वो कुछ कॉम्प्लेक्स होता है वो वेपर फेस में होता है, तो इट इज लाइक दैट। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो निकल है उसने कॉम्प्लेक्स बना लिया, बट जो इम्प्योरिटीज वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाई, कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाई तो छट गई, और वो कॉम्प्लेक्स बना गया, और फिर उस कॉम्प्लेक्स को हीट करके फिर से निकल ले लो, तो जो इम्प्योरिटीज है वो तो छट गई ना। अरे ढन ढन ढन, सिंपल है, सिंपल सी वेपर फेज में होती है ना। Mons process or Van Arkel, the metal is converted into a volatile compound, as I said, volatile compound में कन्वर्ट होंगी वेपर फेज है तो volatile compound and collected elsewhere. ओके तो निकल के लिए यूज होती है, निकल और इम्प्योरिटीज, और जिरकोनियम एंड इम्प्योरिटीज, ये दोनों सिलेबस में है। इसके अलावा और भी सीरियसली यूज होती है अगर आप नेट पे पढ़ोगे, बट ये दोनों अपने सिलेबस में है मेनली। तो है ना, वेन अर्कल प्रोसेस, निकल के लिए मॉन्स प्रोसेस होती है। निकल का कार्बोनिल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं Na+CO, NiCO होल 4 बनता है। इम्प्योरिटीज उस कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती हैं, फिर उस कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स क्या बन गया, ये बन गया ना, वोलेटाइल कंपाउंड बन गया। मस्त, उसको हीट कर दो तो थोड़े टेम्परेचर के बाद फिर से प्योर निकल मिल जाएगा। इम्प्योरिटीज रह गई, प्योर निकल मिल गया। ठीक है, जिरकोनियम को करते हैं आयोडीन के साथ, तो Zr प्लस आयोडीन Zri4 बनता है, और फिर उसको हीट कर दो फिर से Zr बन जाता है ना। तो ये है निकल प्लस कार्बोनिल। बैलेंसिंग करनी है स्कूल में, बैलेंसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग नहीं करोगे तो आपकी मैडम आपके मार्क्स काट लेगी। जेई और नीट में बैलेंसिंग का इतना रोल नहीं, रिएक्शन याद होना चाहिए। ये भी याद होना चाहिए कि निकल को कार्बोनिल के साथ करते हैं और जिरकोनियम को आयोडीन के साथ करते हैं, नहीं तो उल्टा कर दो तो फिर निपट जाओगे।
ठीक है, निकल को कार्बोनिल NaCO4 और जिरकोनियम को ZrI4 और फिर इसको हीट कर दो डम डम डम। ठीक है, तो वोलेटाइल कंपाउंड्स आर देन थर्मली डिकम्पोज्ड टू गिव प्योर मेटल। हीट कर दोगे तो क्या बनेगा, निकल प्लस CO, और जिरकोनियम को हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, Zr प्लस 2I2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो नाम लिखे ना ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो गया अब। तो जो नाम लिखे थे, क्या लिखे थे दोस्तों नाम, निकल को CO के साथ करा तो NiCO4 बना था, बैलेंसिंग आप कर लेना, फिर इसको हीट कर दिया तो फिर से प्योर निकल बन गया था। रिएक्शन का नाम क्या था, प्रोसेस का नाम था मॉन्स प्रोसेस, क्योंकि मॉन्ट भाई साहब ने दी थी। सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिरकोनियम को क्या करते हैं, आयोडीन के साथ हीट करते हैं तो ZrI4 बनता है, और फिर इसको आप वोलेटाइल बन गया, उसको हीट कर दो, प्योर जिरकोनियम मिल जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वैन आर्कल। ये चीज याद रखना, वैन आर्कल है, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड नहीं है। मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइडेशन इज फॉर AgNAU soluble complex, दिस इज वैन आर्कल। ठीक है, मैकआर्थर और वैन आर्कल, ठीक है, आर्कल आयोडीन। और मॉन्स प्रोसेस देखो, मॉन्स में तो सीधे सीधे O है तो कार्बोनिल है। ठीक है, वैन आर्कल I आयोडीन, चाहो तो लिख सकते हो, है ना। क्रोमेटोग्राफी बात कर रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी में एनसीईआरटी में अच्छा दे रखा है, यहाँ सच में ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहता उसको, डायग्राम वगैरह बता देता हूँ। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये सब चीजें होती हैं। क्रोमेटोग्राफी का मेन प्रिंसिपल है डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। हाँ सर, ये बचपन में हमने पढ़ा है कि वो पेपर पे लेते हैं, इंक लेते हैं, कुछ ऊपर रह जाती है, कुछ नीचे आ जाती है, क्योंकि सबकी एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी अलग है, बस इतना सा मुद्दा है। ठीक है, तो इंप्योरिटीज और मेटल की एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी अलग हो, क्रोमेटोग्राफी में यूज कर सकते हैं। अलग अलग टाइप की होती है, मजे की बात। सर आप तो इतना सिंपल बोल रहे हो, जब आप एडवांस लेवल पे पढ़ते हो, एडवांस मतलब जे एडवांस नहीं है आप ना, एडवांस मतलब जो आप MSc केमिस्ट्री करने जाते हो या इसकी कोई और फर्दर रेफरेंस पढ़ते हो, तो क्रोमेटोग्राफी बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत एडवांस टॉपिक है। गैस फेज क्रोमेटोग्राफी जो मैंने 4-5 बताया, पार्टीशन और ये सब बहुत बड़े टॉपिक है, बट अपने को जेई के हिसाब से ये सब इतनी बातें नहीं करनी है, सिंपल सी बात करनी है अपने को, जितना अपना एनसीईआरटी। ठीक है, अच्छा it was said, okay, okay, this matter is based on the selective adsorption of the components of the mixture. The different components of mixture are adsorbed to different extent to adsorbent. अब adsorbent क्या होता है, adsorbate क्या होता है, ये आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो। ठीक है ना, बेट, बेट मतलब जो आके बैठता है, बेट, ओए बैठ जा रे, और बैठ जा मतलब जो आके बैठता है, और बेंट मतलब जिस पे आके चीजें होगी। ठीक है, तो ये बेंट है और ये आ रहा है। तो सपोज अलग अलग, समझ रहे हो, देखो इसको पीछे करता हूँ, ये तो आगे हो गया नहीं, ठीक है, तो छोड़ो रे ये सब बातें। तो क्या हुआ है, ये जैसे लाल और पीला था, पीले का एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता तो पीला ज्यादा नीचे तक आ गया, पीला ज्यादा नीचे आ गया, अपने फनल का ये जो बंद है, ये इसको कॉलम का ये क्या बोलते हैं, नल, नल बंद कर दिया, कॉलम का नल बंद कर दिया, पीला पूरा नीचे आ गया, लाल पूरा ऊपर रह गया, खत्म खेल खत्म, हा हा हा, मजा आ गया, है ना। ठीक है, अब ये ऐसा होता है एक्चुअली में। सर ये कोई आइसक्रीम में क्या 3 कलर वाली नहीं, तिरंगा आइसक्रीम नहीं है ये अलग अलग है। तो पीला नीचे आ जाएगा, पीला नीचे आ जाएगा तो यहाँ से अपन नल बंद कर देंगे और लाल ऊपर रह जाएगा। सर पीला लाल होता है क्या, नहीं दूसरे कलर भी हो सकते हैं ना दोस्त, अपन कोई कलर का वो थोड़ी अपने। तो अपन ने क्रोमेटोग्राफी तक बातें कर ली है। ठीक है, तो और की अपन ने बात करी, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में हाइड्रोलिक वॉशिंग, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोटेशन, लीचिंग, ये सब बातें अपन ने कर ली थी। उसके अलावा एक्सट्रैक्शन में ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड तक कन्वर्ट करते हैं, कैल्सिनेशन रोस्टिंग, और मेटल ऑक्साइड को फ्री मेटल में बहुत सारे रिडक्शन होते हैं, कार्बन रिडक्शन, पायरोमेटलर्जिकल, हाइड्रोमेटलर्जिकल, सेल्फ रिडक्शन, एल्यूमिनियम रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इन सब की बातें करके अपन मेटल तक पहुंच गए थे। और जो मेटल पहुंचा है ना, रोस्टिंग, हाइड्रोमेटलर्जी, ये सब दे रखा है। और फिर एक्सट्रैक्शन, वो जो मेटल तक पहुंच गए उसको प्योर मेटल तक बनाने के लिए आपने करी रिफाइनिंग। तो अब आपको मिल चुका है प्योर मेटल, लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, कोपलेशन, पोलिंग, जोन रिफाइनिंग, वेबर फेज रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफी, फलाना ढिमका, अब आप पहुंच चुके हो प्योर मेटल। सर मजा आ गया, मेटलर्जी खत्म, हाँ प्योर मेटल मिल गया, है ना। अब अपने को क्या करना है, इंडिविजुअल पढ़नी है। सर बोरिंग है, हाँ बोरिंग है, नहीं सर बोरिंग नहीं, हाँ नहीं है, वो तो जैसी जिसकी श्रद्धा, जैसी इसकी भक्ति। तो क्या है दोस्तों की आयरन की जो इंडिविजुअल मेटलर्जी वो थोड़ी सी लंबी है, ब्लास्ट फर्नेस और सब कुछ पढ़ना है। बाकी जिंक, कॉपर,
की थोड़ी छोटी है, एल्यूमिनियम ठीक है। तो ये 4-5 चीजें अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे और कोशिश करते हैं अगली क्लास में हो जाए, नहीं होगा तो फिर एक क्लास और लगेगी, है ना। कोशिश करते हैं अगली क्लास में हो जाए, ठीक है। तो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस की बात करनी है अपने को, करेंगे आगे, अभी एमसीक्यू है, ठीक है। मॉन्ड प्रोसेस निकल जिरकोनियम आयरन या कॉपर से निकल और जिरकोनियम में से क्या था, अबे मॉन्ड निकल कार्बोनिल बनता था। अच्छा तुम बोलो सर आप तो करने ही नहीं देते हो, तो भैया मेरे वीडियो देख रहे हो, पॉज कर लो फिर करो, फिर वापस से प्ले कर लो। व्हेन अल्कली इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ, सर अब तो हम पॉज कर लेंगे, अब तो मैं भी रुक गया। निकल जिरकोनियम आयरन कॉपर, हाँ व्हेन अल्कल जिरकोनियम, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आगे मिलते हैं अपन, कोशिश करें अगले लेक्चर में करने की, बट देखते हैं क्या होता है, ठीक है दोस्तों। पढ़ते रहिए, जो चीजें मिल रही हैं वो करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, श्योर शॉर्ट नंबर आएंगे मेंस में, एडवांस में, नीट में, तीनों में। अगर ये चीजें आपने अच्छे से झेल ली तो, अच्छे से दिमाग में बैठा ली तो, ठीक है दोस्तों। आगे मिलते हैं, जब तक बाय बाय टाटा, थैंक यू वेरी मच।